जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 11 और लास्ट चैप्टर देखेंगे। आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का सिलेबस आज हो जाएगा समाप्त। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिल जाएंगी। सभी क्लासेस के आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं चैप्टर वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे, उसके भी नोट्स दिए जाएंगे, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए एग्जाम से पहले लाई जाएगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिला के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लाई जाती है, तो वह भी आपके लिए आएगी। अब क्लास समाप्त होने की दिशा में है तो ये सभी जो है क्वेश्चन पेपर आपके लिए लाए जाएंगे, जिससे आपको पता चले कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये नोट्स कहाँ पर मिलेंगे अभी आपको चैप्टर के एंड में बता दिया जाएगा, क्लास के एंड में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। स्विट्जरलैंड का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था हमें पढ़नी है। इसके पहले हमने अमेरिका के संविधान, ब्रिटिश के संविधान को पढ़ लिया है अच्छे तरीके से। अब हम स्विट्जरलैंड के संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ की व्यवस्था को समझेंगे, वहाँ की कार्यपालिका को समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें, क्योंकि पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर चैप्टर वाइज कवर कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं स्विट्जरलैंड का संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। स्विट्जरलैंड का संविधान देश की राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था का सर्वोच्च दस्तावेज है। इसे नई संविधान रूपरेखा के रूप में 1 जनवरी 2000 को लागू किया गया, अर्थात ये जो पुरानी इसकी रूपरेखा था उसको एक प्रकार से संशोधित करके उसमें इसको सुधार करके 1 जनवरी 2000 को इसको लागू किया गया। पुनः पुराने कानूनों और संशोधनों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि लोकतंत्र, संघीयता, न्याय और मानवाधिकारों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करना है। संविधान की धारा और प्रावधान चीन या अमेरिका जैसे देशों से अलग हैं, क्योंकि इसमें नागरिकों की भागीदारी और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को विशेष महत्व एक प्रकार से दिया गया है। स्विट्जरलैंड का राजनीतिक व्यवस्था में जनता को न केवल प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है, बल्कि उनसे पास कानून बनाने और नीति पर सीधे निर्णय लेने का अधिकार भी है। यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देशों में से एक गिनाती है। एक प्रकार से वहाँ की जो जनता है, वहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं उनका तो चुनाव करती ही है, और साथ ही साथ नीति निर्माण में, कानून निर्माण में वह सीधे सीधे जो है प्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदारी अपना दिखाती है, उसमें वोटिंग अपना करती है, अपने मत को रखती है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पर हो सकता है जहाँ पर जनसंख्या कम हो। स्विट्जरलैंड में उतनी ज़्यादा जनसंख्या है नहीं, इसलिए जो जनता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनमत संग्रह करके नीतियों का निर्माण वहाँ पर करती है। अब हम जानेंगे बहुल कार्यपालिका के विषय में। स्विट्जरलैंड का कार्यपालिका प्रणाली में एक अध्यक्ष नहीं बल्कि एक परिषद होती है, जिसमें 7 सदस्य शामिल होते हैं। पूरा भी हम आपको समझा देते हैं। पहले वहाँ पर एक जो है परिषद बनती है जिसमें 7 मेंबर रहते हैं, और सातों के पास जो है समान अधिकार रहते हैं, अर्थात किसी के पास न ज़्यादा अधिकार न किसी के पास कम अधिकार, सबके पास समान रूप से अधिकार रहते हैं। उसी में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। दोनों के कार्यकाल जो है 1 वर्ष रहते हैं। 1 वर्ष अध्यक्ष रहता है कोई, तो दूसरे वर्ष कोई दूसरा अध्यक्ष उसमें से बन जाता है। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद भी उसकी जो शक्तियाँ हैं वह सातों मेंबर जो हैं, सातों सदस्य जो हैं, बाकी जो 6 सदस्य हैं उनके बराबर ही रहती है, अर्थात अध्यक्ष बनने पर कुछ विशेष शक्ति उसे नहीं मिलती है। ये सभी मिलकर सरकार का संचालन जो है करते हैं, जो सातों लोग होते हैं। यहाँ प्रत्येक सदस्य के पास समान अधिकार और जिम्मेदारी होती है, जो कि हमने आपको बताया, और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, अर्थात जो भी चीज़ पर निर्णय लेना हो सभी लोग आपस में डिस्कस करके फिर उस पर जो है वह निर्णय लेते हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी एक व्यक्ति की सत्ता जो है अत्यधिक न हो और न निर्णय संतुलित और सहयोगात्मक हो। एक प्रकार से जो निर्णय लिया जाए वह सबके लिए अच्छा हो और संतुलित निर्णय वह हो। उदाहरण के लिए यदि किसी आर्थिक या विदेश नीति से जुड़े निर्णय लेने हो तो सभी 7 सदस्य मिलकर चर्चा और मत विभाजन करते हैं और उसके बाद निर्णय लागू किया जाता है। मान लीजिए किसी टॉपिक पर जो है निर्णय लेना हो तो सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे, फिर उस पर मत देंगे, अपना वोट देंगे। 7 में से मान लीजिए 4 वोट किसी एक तरफ की मत को मिलता है, 3 वोट एक तरफ के, तो 4 वोट जिसके पास है
वह मत जो है कायम हो जाएगा, उसके आधार पर नीति निर्माण किया जाएगा या निर्णय लिया जाएगा। अगली विशेषता एक प्रकार से समझ लीजिए संविधान वहाँ की जो है स्विट्जरलैंड की संविधान, वह बहुत अच्छी विशेषता वहाँ की यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है वह तो हमने आपको बता ही दिया। चलिए देखते हैं, स्विट्जरलैंड की सबसे विशिष्ट विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जनता सीधे शासन और नीति निर्माण में भाग लेती है, अर्थात सीधे सीधे अपने जो है भागीदारी नीति निर्माण में करती है। इसमें जनता केवल प्रतिनिधियों को चुनकर निर्णय लेने तक सीमित नहीं, बल्कि कानूनों और संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर सीधे मतदान भी यह करती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जनता के विचार और इच्छाएं शासन में पूरी तरह परिलक्षित हों। जनमत संग्रह, स्विट्जरलैंड के संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि किसी कानून या नीति को लेकर सार्वजनिक असहमति हो तो जनमत संग्रह आयोजित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जनता अपने मत के माध्यम से कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकती है। यह प्रणाली नागरिकों को शासन में सक्रिय भागीदारी देती है और सुनिश्चित करती है कि महत्वपूर्ण निर्णय जनता की सहमति के बिना लागू न हो। अर्थात कोई भी कानून बनता है तो जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह में अधिक लोग, बहुमत के लोग जो है अगर स्वीकृति देते हैं तो वह कानून आगे बनता है, अस्वीकृति देते हैं तो वह कानून जो है वह आगे नहीं बनता है। पहल का अधिकार, स्विट्जरलैंड में जनता को कानून या संविधान संशोधन की पहल करने का भी अधिकार है। यदि कोई नया कानून बदलाव प्रस्तावित करना हो तो नागरिकों की एक निश्चित संख्या की सहमति लेने के बाद इसे संपूर्ण देश में मतदान के लिए लाया जा सकता है। यह प्रणाली लोकतंत्र को और सशक्त बनाती है, क्योंकि यह केवल सरकार के बजाय जनता को नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी देती है। अर्थात एक संगठन कोई भी है, उसको किसी एक बात पर, किसी एक निर्णय पर जो है कानून निर्माण करवाना है तो वह प्रस्ताव अपना स्वयं रख सकती है और उस प्रस्ताव को जनता के समक्ष रखा जाएगा, पूरे देश की जनता के समक्ष, और फिर वहाँ पर जब मतदान होगा, मतदान के द्वारा उसको एक प्रकार से निर्धारित किया जाएगा कि वह कानून बनेगा या नहीं। संघीयता और बहुजातीय समाज, स्विट्जरलैंड एक संघीय गणराज्य है जिसमें देश के 26 राज्यों या कैंटनों को स्वायत्तता दी गई है। प्रत्येक कैंटन अपनी स्थानीय नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों में स्वतंत्र होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन के क्षेत्र में। इन सभी क्षेत्रों में जो है वह कैंटन जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर राज्य होते हैं वहाँ पर कैंटन कहा जाता है, तो वह जो अलग अलग राज्य हैं, सभी राज्य एक प्रकार से स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय लेने के लिए। स्विट्जरलैंड जो है वह बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज है, जहां जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस भाषाएं जो हैं बोली जाती हैं। संविधान इन सभी समुदायों और भाषाओं समूहों को समान अधिकार और सम्मान वहां पर जो है प्रदान करता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान जो है लोकतंत्र, संघीयता और जनता की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। इसमें बहुल कार्यपालिका प्रणाली है जो निर्णयों को सहयोगात्मक बनाती है। प्रत्येक लोकतंत्र और जनमत संग्रह के माध्यम से जनता सीधे शासन में जो है वह शामिल होती है। पहल का अधिकार जनता को कानून और संविधान में परिवर्तन की शक्ति देता है। संघीयता और बहुभाषी समाज को मान्यता देने से देश में सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन जो है वह सुनिश्चित होता है। इस तरह स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था जनता केंद्रित, संतुलित और लोकतांत्रिक है, जो इसे विश्व का एक आदर्श एक प्रकार से लोकतंत्र बनाती है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की बात करें तो स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद देश की कार्यपालिका का सर्वोच्च अंग है। इसे बहुल कार्यपालिका प्रणाली के अनुरूप जो है बनाया गया है और इसका उद्देश्य यह है कि कोई एक व्यक्ति अत्यधिक शक्ति न रखे और निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाए। संघीय परिषद शासन का नेतृत्व करती है और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का कार्य जो है वह संभालती है। अर्थात वहाँ पर एक संघीय परिषद होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं। इसलिए यह व्यवस्था रखी गई है जिससे कोई एक व्यक्ति अधिक शक्ति न रखे, सभी लोग आपस में मिलकर निर्णय लें और निर्णय को जो है संतुलित और सहयोगात्मक बनाए रखें। अच्छे से आपको समझ में आ गया हो? कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको जो है अगर डाउट रहता है, बाकी नोट्स तो आपको भेजे ही जाएंगे। कहाँ पर भेजे जाएंगे वो अभी लेक्चर के लास्ट में हम आपको दिखा देते हैं। संघीय परिषद को स्विट्जरलैंड के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के अनुरूप जो है बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय संतुलित, सहयोगात्मक और जनता की सहमति के एक प्रकार से अनुकूल हों। स्विस संघीय परिषद का संगठन
जो स्विस की संघीय परिषद है अर्थात जिसमें 7 मेंबर हैं, उसका संगठन किस प्रकार से होता है, अब हम यह जानेंगे। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद में 7 सदस्य होते हैं, जिन्हें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और भाषाई क्षेत्रों का संतुलन बनाए रखते हुए चुना जाता है। सभी सदस्य मिलकर सरकार का संचालन करते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या जो है वह 7 होती है। चयन प्रक्रिया संघीय संसद द्वारा यह चुने जाते हैं। कार्यकाल इनका 4 वर्ष होता है, जिसे नवीनीकरण किया जा सकता है। समान अधिकार, सभी सदस्य समान अधिकार और जिम्मेदारी जो है रखते हैं। प्रत्येक सदस्य एक मंत्रालय या विभाग का नेतृत्व करता है, जैसे कि वित्त, विदेश, रक्षा। संघीय परिषद में कोई एक व्यक्ति एकल अध्यक्ष के रूप में शासन नहीं करता, निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। अभी तक तो संघीय परिषद, बहुल कार्यपालिका, ये सभी शब्द आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला हम देखेंगे संघीय परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कौन होते हैं, अर्थात प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हमने आपको बता ही दिया है कि उसी 7 मेंबर में से कोई एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है और कोई एक उपाध्यक्ष चुना लिया जाता है। उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह जो है उसका कार्यभार जो है संभालता है। तो चलिए राष्ट्रपति के विषय में वहाँ के जानेंगे। तो संघीय परिषद का अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में चुना जाता है और कार्यकाल केवल 1 वर्ष उसका होता है। अध्यक्ष सिर्फ प्राथमिकता और प्रतिनिधित्व का कार्य करता है। उनके पास अन्य सदस्यों पर कोई अतिरिक्त शक्तियाँ नहीं होती हैं, जो कि हर एक चीज़ आप समझ चुके हैं। 1 से 2 बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अध्यक्ष का कार्य देश का प्रतीक और परिषद का नेतृत्व करना होता है। उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल काउंसिल कौन है? उपाध्यक्ष भी 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य जो है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्य निभाना। दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जो है पारंपरिक रूप से सदस्यता के क्रम और अनुभव के आधार पर किया जाता है, अर्थात जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है और थोड़ा कम जो रहता है, उसी हिसाब से उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बस नाम मात्र बनते हैं, बाकी शक्तियाँ उनकी जो संघीय परिषद है उनके सभी सदस्यों के बराबर ही रहती है। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? एक देश का वह प्रतीकात्मक जो है राष्ट्रपति होता है, उसके पास शक्तियां समान होती हैं। और उपराष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को वह संभालता है। आगे हम देखेंगे संघीय परिषद के कार्य और शक्तियां। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद के पास सरकार चलाने और नीति बनाने के लिए व्यापक कार्य और शक्तियां हैं और इसे समझना सरल है अगर इसे हम 3 भागों में बांट दें। सबसे पहला भाग हम संचालन और प्रशासन की बात करें तो संघीय परिषद कानूनों और नीतियों को लागू करने का कार्य यह करती है। सबसे पहला कार्य सरकारी विभागों का संचालन करती है। बजट और वित्तीय योजनाओं का क्रियान्वयन यह करती है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का यह निष्पादन करती है। नीति निर्माण और सहयोग, परिषद जो है वह नए कानून और नीतियों के प्रस्ताव जो है संसद में पेश करती है। परिषद मिलकर निर्णय लेती है जिससे सभी विभाग और राजनीतिक दृष्टिकोण संतुलित रहते हैं। निर्णय सामूहिक होते हैं और जिससे किसी एक सदस्य के आधिपत्य से बचा जा सके। तीसरा क्या है? प्रतीकात्मक और संवैधानिक कार्य। राष्ट्रपति और परिषद के सदस्य देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघीय परिषद सुनिश्चित करती है कि संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हो। संघीय परिषद की शक्ति जो है समान रूप से 7 सदस्यों में वितरित होती है और कोई भी सदस्य अकेले निर्णय नहीं ले सकता। यह प्रणाली जो है स्विट्जरलैंड के लोकतंत्र, संघीयता और बहुल कार्यपालिका के सिद्धांत के अनुरूप है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो संघीय परिषद है एक समान अधिकारों वाली बहुल कार्यपालिका है। इसमें कोई व्यक्ति पूरी शक्ति नहीं रखता है। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष का कार्य अध्यक्षता और प्रतिनिधित्व तक सीमित है। परिषद के सदस्य नीति निर्माण, प्रशासन और संविधान के पालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार यह प्रणाली जो है वह लोकतंत्र, संतुलन और सहयोग पर एक प्रकार से आधारित है। अब हम लास्ट अपना टॉपिक इस चैप्टर का और पूरे सिलेबस का समझेंगे कि स्विट्जरलैंड की संघीय सभा क्या होती है। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा देश की विधायिका है जो कि संवैधानिक कानूनों और नीतियों का निर्माण यह करती है। इसे 2 सदनों में विभाजित किया गया है। पहला राष्ट्रीय सदन और दूसरा है राज्य सदन। राज्य परिषद, नेशनल काउंसिल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राष्ट्रीय परिषद में जो है जनता के प्रतिनिधि होते हैं और यह जनता जनसंख्या के अनुपात पर आधारित होता है। राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य कैंटन से प्रतिनिधि होते हैं जिससे राज्यों की समानता सुनिश्चित होती है। संघीय सभा स्विट्जरलैंड को लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र और संघीयता के संतुलन का मुख्य
आधार एक प्रकार से होती है। विशेषताओं की बात करें तो स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के प्रमुख विशेषताएं में सबसे पहला है 2 सदनों वाली व्यवस्था। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद दोनों मिलकर कानून बनाते हैं और यह व्यवस्था जनसंख्या और राज्यों की समानता दोनों को संतुलित करती है। दूसरी विशेषता क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समावेश। संघीय सभा के प्रस्तावों पर जनता जो है जनमत संग्रह और पहल के माध्यम से सीधे निर्णय कर सकती है। इस प्रणाली में से नागरिकों की भागीदारी और लोकतंत्र सशक्त होता है। तीसरा विशेषता है संघीय और बहुजातीय समाज का प्रतिनिधित्व। प्रत्येक कैंटन का प्रतिनिधित्व राज्य परिषद में होता है। राज्य परिषद में प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में होते हैं। यह व्यवस्था भाषा, संस्कृति, क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखती है। चौथी विशेषता समान अधिकार और स्वतंत्रता। संघीय सभा के सभी सदस्य समान अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ निर्णय लेते हैं। इसके सदस्य किसी भी राजनीतिक दल, भाषाई या सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व एक प्रकार से कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय सभा 2 सदनों में होती है। दोनों सदनों को हम पढ़ लेते हैं। पहला तो हम समझ चुके हैं हर एक चीज़ की राष्ट्रीय परिषद होता है, राज्य परिषद होता है। राष्ट्रीय परिषद जो है जनसंख्या के अनुपात पर आधारित प्रतिनिधियों का सदन होता है। इसमें कुल सदस्य 200 होते हैं। सदस्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। कार्यकाल इसका 4 वर्ष का होता है। अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष जो है वह चुना जाता है। राज्य परिषद में प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि और छोटे कैंटनों से 1 प्रतिनिधि जो है चुने जाते हैं। कुल सदस्य इसमें 46 हैं। यह सदन जो है राज्यों की समानता सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष इसके राज्य परिषद का अध्यक्ष जो है वह चुना जाता है। संघीय सभा का समन्वय। दोनों सदनों के अध्यक्ष और कार्यकारी विभाग सुनिश्चित करते हैं और कानून और नीति निर्माण जो है सुचारू रूप से हो सके इसका ध्यान वह रखते हैं। इसकी शक्तियाँ क्या हैं? स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के पास व्यापक विधायिका शक्तियां हैं। सबसे पहला कानून बनाने की शक्ति, दूसरा है बजट और वित्तीय शक्ति और तीसरा है सर्वोच्च नियंत्रण और निगरानी की शक्ति। चौथा है अधिकार क्षेत्र और संघीयता का संतुलन। पांचवा है संवैधानिक संशोधन और जनमत संग्रह जो है कराना की शक्ति उसके पास है। ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। विशेषता के तौर पर आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स आपको दिए जाएंगे, उससे रिवीजन आप करते ही हैं। कार्य इसके क्या हैं? स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के मुख्य कार्य वही कानून निर्माण, संसदीय नियंत्रण, बजट और वित्त, लोकतांत्रिक भागीदारी, संघीय संतुलन, ये सभी उसके कार्य हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं स्विट्जरलैंड की संघीय सभा 2 सदनों वाली विधायिका है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, संघीयता, जनता की भागीदारी पर आधारित है। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद मिलकर कानून बनाने, बजट नियंत्रित करने और कार्यपालिका पर निगरानी का कार्य करते हैं। जनमत संग्रह और पहल के माध्यम से जनता सीधे शासन में शामिल होती है और यह प्रणाली जो है लोकतंत्र, सहयोग और संघीय संतुलन की उत्कृष्ट मिसाल को कायम करती है। इस प्रकार से आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ, आपका सिलेबस भी समाप्त हुआ। आपके हिसाब से अगर कोई जो है टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट करिए, उसको एक चैप्टर के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा। बाकी सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक्स तो क्लियर कर ही दिए गए हैं। आइए आपको बता देते हैं कि नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। ये तो डिस्कशन ग्रुप है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन होकर सभी जो ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। यूनिक ज्ञान ये चैनल है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं। बाकी इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, दोनों सिलेबस आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के नोट्स आपको लेने हैं तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। मात्र 25 रुपये एक पेपर का लगा है। दोनों पेपर के लिए आप 50 रुपये पेमेंट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके लिए कि 50 रुपये में आपको दोनों पेपर के चैप्टर वाइज जो है क्लासेस के नोट्स मिल जा रहे हैं, क्लासेस भी मिल जा रही हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स मिल जा रहे हैं। और क्या मिल जा रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी नोट्स मिल जा रहे हैं, सीरीज भी भेज दी जा रही है। तो बहुत बेहतरीन ऑफर है आपके लिए। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको तब भी महंगा लग रहा है तो कोई बात नहीं, समोसा खा लीजिए आप 25 रुपये की, उससे अच्छे। और चैनल पर बने रहिए, चैनल पर दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट अवश्य करिए। लास्ट चैप्टर है आपका, तो कैसा आपको पूरा सिलेबस समझ में आया और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।